अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूं माही शेख। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। सैटरडे का दिन बहुत सारे लोग छुट्टी पे होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ऑफिस के बाद घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो यकीनन आप लोग जो है वो इस टाइम घर पहुंच चुके होंगे और शाम की चाय इंजॉय करे होंगे। मौसम जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और तेज़ी से चेंज होते हुए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है बहुत सारी एलर्जीज बीमारियां आपको अटैक भी कर रही हैं और सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखें। अच्छा जी, उसके साथ हम आपको बताते चलें कि प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से और प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में आप हमें जो है वो कॉल करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्करनैन हमारे साथ होते हैं प्रोग्राम में, जिनसे आप अपनी बीमारी के हवाले से डिस्कशन करते हैं। कोई भी मर्ज होता है उसके हवाले से पूछ सकते हैं जिसका डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं, आप हमें कॉल करते हैं 051-410-2251 पे, हमारे राबिते का नंबर है। आप प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। इसके साथ अब आपको बताएं कि आप डॉक्टर जुल्करनैन को उनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 030018989933। इसके अलावा 031534644555 डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप का नंबर है। आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स भेजकर कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो आपको यहाँ पर रिप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद को जुमे और हफ्ते में क्लिनिक करते हैं, जो कि G9 मरकज़ कराची कंपनी में मॉल 9 प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। उसके साथ पेशावर पीर मंगल बुध अली मेडिकल टावर थर्ड फ्लोर पर डॉक्टर साहब बैठते हैं और वहां जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नंबर्स मैंने इसलिए पहले बता दिए आज के बहुत सारे लोग बाद में कह रहे होते हैं कि नंबर्स बाद में बताते हैं आप लोग और हमें पता नहीं चलता नंबर का। तो हमारी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे होते हैं नंबर, लेकिन फिर भी हम साथ साथ आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो हम गूगल से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो हम आधे डॉक्टर बनते हैं उसका हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता, बल्कि बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होता। उल्टा हम जो सेल्फ मेडिकेशंस कर करके ख़ुद को बीमार करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ वुमेन और स्पेशली बीइंग अ मदर, मुझे जब भी खुदा ना खास्ता किसी ऐसे सीपी चाइल्ड को देखना पड़े तो मुझे एक अंदर से पेन होता है या तकलीफ़ महसूस होती है और हम उस वक़्त रिलेट करते हैं कि अल्लाह पाक इस बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखें जैसे हमारे बच्चे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आज हम सीपी चाइल्ड के हवाले से ही बात करेंगे कि बेसिकली सीपी चाइल्ड कौन से बच्चे होते हैं और ये कौन से क्या होता क्या है। बेसिकली सीपी चाइल्ड क्यों कहा जाता है कि ये बच्चा जो है वो सीपी चाइल्ड है? असल में सीपी की बात की जाए तो सीपी का मतलब है, सी से सेरेब्रल है और पी से पालसी, यानी सेरेब्रल पालसी। अब सेरेबेलम दिमाग का हिस्सा है और पालसी पालज को कहते हैं। तो सेरेब्रल पालसी का मतलब ये हुआ है कि दिमागी फालज या वो बच्चे जो पैदाइश के बाद उनकी दिमाग की ग्रोथ नहीं होती जिस तरह होना चाहिए और वो अपने उम्र से एग्जैक्टली कुछ बच्चों के तो दिमाग सुकड़ जाते हैं, उसकी तो होती ही नहीं है, ठीक है, वो उसी तरह से ही रह जाते हैं। कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जो अपनी उम्र से पीछे रह जाते हैं, जबकि दिमाग मफलूज है। हमारी वजूद को जो है वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जिस तरह पानी पीना, ये सारा कुछ जो है ब्रेन जो है हमको चलाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं दिमाग से, वही न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर हमारी डेली एक्टिविटीज़ में काम देते हैं। जब सेरेबेलम काम नहीं करता तो वो बच्चे फिर चल फिर नहीं सकते, वो बच्चे अपने टाइम पर बैठ नहीं सकते, वो बच्चे खाना पीना खुद से नहीं खा सकते, ठीक है, यानी माजूर बच्चों की तरह वो जिंदगी गुजारते हैं। तो यही सेरेब्रल पालसी के बच्चे कुछ इस तरह के होते हैं। मतलब हम इन्हें भी कहेंगे कि बेसिकली काइंड ऑफ डिसेबल चाइल्ड्स कहेंगे। एग्जैक्टली, काइंड ऑफ, बिल्कुल, यानी वो कंप्लीट इस तरह डिसेबिलिटी का शिकार नहीं होते जो रिकवरी की तरफ नहीं जाते। ठीक मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा रिकवरी की तरफ नहीं जाते, इसका मतलब है कि सीपी चाइल्ड जो है वो रिकवर हो सकते हैं? सीपी चाइल्ड तो 100% ठीक हो जाते हैं। आज मेरे पास एक वीडियो भी है इसी के हवाले से, वो हम प्रोग्राम में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे मैं चाहती हूँ कि डिस्कशन करें ताकि लोगों को इसके हवाले से वो डिटेल पता चले। तो डॉक्टर साहब, क्या ये 100% ठीक हो जाते हैं? वरना हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे
पेरेंट्स जो हैं वो इस बीमारी के साथ बच्चों के बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। मैंने तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे देखे हैं जो कि सीपी चाइल्ड होते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको बेचारे को बच्चों को खिला रहे होते हैं, उन्हीं को उनकी टेक केयर पेरेंट्स कर रहे होते हैं, या फिर घर में उन्होंने एक मेड स्पेशली रखी हुई होती है, जैसे हम नर्सिंग स्टाफ कहते हैं, वो रखा हुआ होता है और वो बच्चों की टेक केयर कर रहा होता है। तो अगर ये ट्रीटमेंट मुमकिन है तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको खुद से ट्रीट किया जाए। ये मुमकिन है और आज से नहीं, एक अरसे से हम इस पे काम कर रहे हैं। तकरीबन मैं 7 साल से इस बीमारी पे काम कर रहा हूँ और मेरे केसेस जो हैं, यानी कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन जहाँ पर इसको लाइलाज करार दिया जाता है वहाँ पर रिसर्च की कमी होती है या मेडिसिन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम कहेंगे कि लाइलाज इसको वो डॉक्टर्स कहते हैं जहाँ इनकी मेडिसिन ख़त्म हो जाती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है इसमें इसी तरह के लाइलाज बीमारियाँ ठीक होती हैं। ठीक है, जिस तरह के ब्रेन जो है, अब मेडिकल साइंस ये कहता है कि दिमाग के खुलिये जब एक मरतबा ये डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो वो फिर रिकवर नहीं होते। ठीक है ना, लेकिन क्या ये पैदाइशी होता है? मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं कुछ उन बच्चों में भी होता है? ये इसी तरह है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल। कुछ बच्चे जो हैं, जिस तरह मैं अक्सर फैमिली हिस्ट्री की बात करता हूँ, सेम कजन्स मैरिजेस में भी अक्सर इसी तरह होता है, वो तो फिर न्यूरो डेवलपमेंटल, यानी बाय बर्थ और माँ के पेट में ही जब बच्चा पलता है वहीं से उसमें से कमी कमजोरी मतलब न्यू बॉर्न बेबी में ये होता लेकिन है। कुछ बच्चों में इस तरह होता है कि वो पैदाइश के बाद रोते नहीं हैं। ठीक है, जब वो नहीं रोते तो उस वक्त उसके लंग्स काम नहीं करते, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्कीमिया हो जाता है और उसकी वजह से दिमाग सिकुड़ जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये दूसरा उसका एक किस्म है। तीसरा डिलीवरी ट्रामा है, पैदाइश के वक्त कहीं पोर्सिव डिलीवरी हो जाती है या इस तरह से, तो ट्रामा में भी मसले बन सकते हैं। कुछ बच्चों को पैदाइश के बाद या उनको तेज यरकान हो जाता है, जाइंडस। ठीक है, उसमें बच्चे पोस्ट करने सीपी में चले जाते हैं। जब यरकान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त दिमाग के ऊपर लेयर नहीं बनता, उसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, वो कंप्लीट बना हुआ नहीं होता, वही बिलिरुबिन जो है वो दिमाग को इफेक्ट कर देता है। सही, मतलब उससे भी बच्चे कुछ अपने काजेस हैं जिस वजूहात की वजह से बच्चे सेरेब्रल पाल्सी में चले जाते हैं या वो ऑटिज्म में चले जाते हैं या वो लाइफ टाइम के लिए किसी न किसी इस तरह के मसले के शिकार पर हो जाते हैं। 05141022251 हमारे राब्ते का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नईम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नईम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। जी नईम साहब, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे काफी पुरानी एक तो कब्ज है और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं टेस्ट वगैरह कराता हूँ तो वो ठीक आते हैं। ठीक हो गया? और ये कितने अरसे से आपको इशू चल रहा है? ये कोई 4-5 साल से। 4-5 साल से आपको कब्ज की शिकायत है? ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये तो इस्लामाबाद से है जी, और मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लिनिक विजिट कर लेना चाहिए, असल ये ज्यादा आसान काम है। इसके बारे में थोड़ी सी आगाही देंगे अपने पेशेंट्स को कि क्यों मैं कहता हूँ कि आपको क्लिनिक आना चाहिए। 3-4 साल गुजर गए हैं, ठीक है, अब ये मामूली बीमारी रही नहीं है, ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में चला गया है ये मसला। बहुत सारे पेशेंट लेग्जेटिव उसका इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयाँ जहाँ जिससे कब्ज ख़त्म होती है, तो वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ठीक रहते हैं, जैसे उसको हम बंद करते हैं तो वापस मसला उसी तरह रह जाता है। ठीक है, तो इससे बात हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन में चली जाती है, यानी नॉर्मल बीमारी या नॉर्मल मामूली सा मसला एक परमानेंट बीमारी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं कह सकते, ये पेशेंट प्रोन है हेमोराइड्स की तरफ। इसके बाद इसमें अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स को फिर हेमोराइड्स की शिकायत हो जाती है, बवासीर का मसला बन जाता है, फिर जाके उसमें से ऑपरेशंस और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें इसका इलाज हो जाएगा तो ये बाद में क्रोनिक और बड़ी बीमारियों से बच जाएगा। एक ही जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो उसका ले लेना चाहिए आपको। उसके लिए हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो है वो इस्लामाबाद में क्लिनिक करते हैं जी, जुम्मे और हफ्ते को मॉल 9 प्लाजा G9 मरकज कराची कंपनी में। तो आप डॉक्टर साहब को विजिट कर लीजिए और जाके जो है वो आप, क्योंकि इस्लामाबाद में तो बहुत ईजी है और क्योंकि स्पेशली आप कह रहे हैं कि मैं टेस्ट भी करवा रहा हूँ वो बहुत क्लियर आ रहे हैं, तो फिर ज्यादा अर्सा नहीं है, 4-5 साल है ये इस बीमारी को, जितना जल्दी ट्रीट कर ले उतना अच्छा वक्त होता है। एक छोटी सी ब्रेक का साथ दीजिएगा सेहत और तंदुरुस्ती में। वेलकम बैक एक दफा से फिर प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में। मैं हूं माही शेख, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्करनैन। हम बात करें सीपी चाइल्ड के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको दिखा चुके हैं
बहुत सारी ऐसे मर्ज जिनको हम कहते हैं ये लाइलाज हैं, इनका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने आपको इनके सक्सेस रेट्स जो हैं वो बताए हैं कि कितने हैं, कितना आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने उसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ जो है वो शेयर किया। आज इसी तरह से सीपी चाइल्ड के हवाले से भी एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर जुल्कर खान है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और हमेशा जब भी वीडियो मैं बनाता हूँ इसमें ये बात मैं ज़रूर करता हूँ कि मैं लाइलाज बीमारियों पर काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइलाज बीमारियाँ जिसको लाइलाज करार दिया जाता है उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, और उसी में अल्लाह ताला बरकत डालता है और मेरे पेशेंट्स जो है उसमें से ठीक हो जाते हैं। आज की वीडियो जो है ये एक सीपी बच्चे की है। ये जो मेरे पास यहाँ पर खड़ा हुआ है मोहम्मद आबिद जो है ये एटीटाइड सीपी था, यानी सेरेब्रल पाल्सी का वो केस था, यानी वो किस्म था जिसमें से बच्चे जो है वो नॉर्मली स्टेबल नहीं खड़े हो सकते, वजूद में ट्रेमर्स और वजूद में ट्रेम्बलिंग आती है। और इस बच्चे को भी इसी तरह यहाँ पर लाए थे, जबकि 1 महीने के इलाज में इंतहाई इम्प्रूव हो चुके हैं। ये बच्चा सही तरीके से खा भी नहीं सकता था, और जब पानी पीता था तो ग्लास गिर जाता था, यानी अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी ये सरंजाम नहीं दे सकता था, खाना पीना भी इसका मुतासर हो चुका था। तकरीबन 9 साल इस बच्चे की उम्र है और ये बीमारी अभी डायग्नोज नहीं हुई। पैदाइश के बाद ही इस तरह के बच्चों का तकरीबन 3 महीने के उम्र में पता चल जाता है कि इस बच्चे में कोई बीमारी है, और 3 माह से लेकर 9 साल की उम्र तक ये बच्चा जो है खुद ठीक नहीं हुआ, मेडिसिन के साथ इसमें से इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अभी मैंने इसका तकरीबन 1 महीने का इलाज सिर्फ किया है। 1 मंथ के ट्रीटमेंट में बकौल इसके वालिद साहब के, वो कहते हैं कि इन्होंने खाना भी सही तरीके से शुरू किया है, पानी भी खुद पी सकता है। जिस तरह पहले इसका वजूद लरजता था वो लरजना भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। तो इनसे भी जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट से कितने हद तक मुतमईन है, और इसके बारे में मजीद इससे जानते हैं कि ये क्या फरमाते हैं। जी मोहम्मद आबिद, आपका नाम? अमीर रहमान। अमीर रहमान, आप जब इसको यहाँ पर ले आए और फिर इलाज मैंने शुरू किया तो इसमें आपने बेहतरी नोट की है? इसमें डॉक्टर साहब इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि 50% तकरीबन पहली दफा दवाई से इंशाल्लाह सही हो गया, इम्प्रूव हो गया है। बिल्कुल। जिस तरह मैंने पिछली हिस्ट्री में लिखा था कि ये पानी नहीं पी सकता, जब पानी पीता है तो गिलास गिर जाता है, गिलास गिर जाता था, बिल्कुल। अब वो किस तरह हेल्थ अभी तो ये माशाल्लाह गिलास भी कोई गिरता नहीं है, सही तरीके से पानी पीता है, खाना पीना भी इसका ठीक हुआ है। अच्छा, पहले तो बिल्कुल हाथ इस तरह पीछे रखता था कि मैं इतने हिलते थे। अच्छा, कमर के नीचे के हिले नहीं हाथ। ठीक माशाल्लाह। और अब भी आप लोग देख रहे हैं उसी तरह के ट्रेमर्स और इसका हिलना जो है वो कंप्लीट तौर पर वो कंट्रोल हो चुका है। बाकी भी इस पर मैं इंशाल्लाह आज तक ये इनका इलाज मैंने जारी किया हुआ है, तकरीबन 5-6 माह इसका इलाज चलेगा और इसमें इंशाल्लाह ये काफ़ी ठीक हो जाएगा। लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में इस तरह के पेशेंट्स मौजूद हैं और उनको ये बताया गया है कि वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, लाइलाज बीमारी है, क्या कहना चाहेंगे? ये काबिल इलाज है, ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ यार अभी जिसके भी बच्चे इस तरह हो तो इस डॉक्टर साहब के पास इधर आ जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा। ओके, बहुत शुक्रिया, बस ये काफ़ी था आपका। और नेक्स्ट टाइम इसमें जब जितनी भी बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ उसकी मैं एक शॉर्ट क्लिप्स बनाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा कि बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि इस बीमारी का 3 मंथ्स के बाद पता चलना शुरू हो जाता है, अब आम फहम इंसान किस तरह से समझे कि ये बच्चा जो कि मेरे घर में पैदा हो चुका है ये एक सीपी चाइल्ड है? असल में ये होता है कि बच्चे के उम्र के हिसाब से उसमें कुछ तब्दीलियां आती रहती हैं। ठीक है, मेडिकली उसके अपने पेजेस हैं। जैसे बच्चा पैदा हो जाता है और फिर उसकी उम्र 3 महीने हो जाती है, तो जब इसको हम हाथ में लेते हैं, इस तरह से खड़ा करते हैं या जिस तरह बच्चों को लोग पकड़ते हैं, तो इसकी निक होल्डिंग होती है। यानी आप एक बच्चे को पकड़ेंगे इस तरह से तो वो आपकी तरफ देखेगा। ठीक है, निक होल्डिंग। अब अगर एक बच्चा है उसकी निक होल्डिंग नहीं है, यानी उसका गर्दन गिरता है इस तरह से या इस तरह से, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये कमज़ोर है। 3 मंथ से लेकर 4 मंथ तक, चौथे महीने तक देखना चाहिए
कि आया इसमें बेहतरी आई है कि नहीं। यानी चौथा महीना शुरू हो गया है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं है, फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 3 मंथ्स का एक हो गया है, 6 मंथ्स में अगर आप बच्चे को बिठाना चाहें वो इजीली बैठ जाता है, ठीक है। इसी तरह 1 ईयर के एज में वो ठीक ठाक खड़ा हो सकता है सपोर्ट के साथ। इसी तरह से आप उनको फिर वक्त के साथ साथ इनको आप हाथ से पकड़ेंगे तो ये चलने की कोशिश करता है, ठीक है। ये कुछ पोस्चर हैं इसके। और सब आप देखें, कुछ मेरे जहन में 1-2 सवाल अपने से भी आ जाते हैं चीज़ों में। देखिए कुछ तो ऐसे होता है ना कि प्री मैच्योर डिलीवरीज भी होती हैं, तो उसमें भी बहुत मुश्किल होता है। उसी में भी इसी तरह के केसेस आते हैं। ये उसकी एक मेन वजह है सेरेब्रल पाल्सी की, आर्टिस्टिक बच्चों की, या इसी तरह के पेशेंट्स की। ये एक वजह है प्री मैच्योर बर्थ जो हो जाते हैं, उसमें भी इसी तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो जिस तरह मैंने बात की है ना कि 3 महीने में पता चल जाता है, उसी पोस्चर में अगर बच्चे ठीक से चल नहीं सकते, ठीक से जो है वो खेल नहीं सकते, या वो अब उनसे बंदा खेलता है ना बच्चों के साथ, या खिलौने देता है या मोबाइल फ़ोन का लाइट वगैरह लगाते हैं, तो बच्चा अपना एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जब वो चीज़ें नहीं होती तो फिर फ़ौरन से डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कि वो सुनते नहीं हैं, और अक्सर पेरेंट्स को कभी एक बंदा कहता है कभी दूसरा कि नहीं ये ठीक है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। फिर हम उनको बीरा टेस्ट में जब भिजवाते हैं ताकि उनका कानों का टेस्ट हो जाए, तो बच्चा ना बोल सकता है और ना उनके कान जो हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी उसकी समात भी नहीं होती। फिर वो जाके इलाज की तरफ उनको लेके जाते हैं। तो जितने ये बच्चे लेट होते हैं ना, जितना उसमें मतलब यह है कि लेट हमारे पास आते हैं, तो फिर उसकी कंप्लीट रिकवरी भी लेट होती है। जिस तरह 3 मंथ्स का मैंने कहा है, या 6 मंथ्स का, या 1 ईयर का। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गया। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं 0514102251 पे। आप हमें कॉल करते हैं, ये हमारे राबिते का नंबर है, इस पर आप कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो इसका जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं जो आप हमें बता रहे थे कि बेसिकली ये बच्चे जो, अब ये सारी बातें तो समझ आ गई, अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, ताकि हम इसके बाद हम अपना दूसरे टॉपिक की तरफ जा सके। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इलाज मैं मेडिसिन के थ्रू करता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ पेशेंट्स को, और फिर उसके मुताबिक एक्सरसाइजेस का बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अपने अकसाम है। कुछ बच्चे जिस तरह ये एथिटाइट था, ये खुद खड़ा नहीं हो सकता था, इसके वजूद लरसता था। कुछ बच्चे होते हैं वो स्पास्टिक सीपी उसको कहते हैं, यानी उसके मसल सारे अकड़े हुए होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एटोनिक होते हैं, यानी उसके मसल्स में ये जान ही नहीं होती, ठीक है। तो उस हिसाब से हर बीमार का अपना तरीका इलाज है, उसके अपने एक्सरसाइजेस हैं, और उसके मुताबिक फिर उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। यानी हर बच्चे का सेम ड्यूरेशन नहीं होता मेडिसिन का। कुछ बच्चे साल में ठीक हो जाते हैं, कुछ 2 साल में ठीक हो जाते हैं, कुछ महीने में, कुछ 3 महीने में, यानी पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। और मेडिसिन के थ्रू एक सेफ तरीके से कंप्लीट ठीक हो जाते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, जो कि ब्रेन इंजरी होती है बच्चों को, बहुत सारे हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि कभी छत से गिर गए या खुदा ना खासा रोड पे गिर गए, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या अब उसकी बात करेंगे, लेकिन एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, आपकी कॉल फिर ड्रॉप होगी। 0514102251 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जो ब्रेन इंजरी होती है उसके बाद भी हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो है वो हिलजुल नहीं सकते और वो बेड पे आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कोमा से निकल के आते हैं, तो क्या उनमें भी सेम इश्यूज होते हैं? इसी तरह के इश्यूज आते हैं, बिल्कुल ब्रेन इंजरी में आते हैं, या अगर आप बड़ों में देखें स्ट्रोक के बाद लोग जो है फालिज का शिकार हो जाते हैं, यानी उस स्ट्रोक की वजह से भी दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है। तो अब अल्लाह ताला ने 100 ट्रिलियन सेल्स जो हैं उसके मजमूए से दिमाग को बनाया है, ठीक है। अब इसकी जब एक न्यूरॉन कमज़ोर हो जाती है और वो वजूद को कंट्रोल नहीं कर सकता, और आप उस अपने, यानी मिसाल के तौर पर मेरा ये हाथ जो है ये पैरालाइज हो चुका है, अब अगर दिमाग इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर हम इसको एक्सरसाइज के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। यानी वो पैगामात जो ब्रेन से नहीं आ रहे, हम अपने एक्सट्रीमिटीज से दिमाग तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें तो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना। जब वहां से रिस्पॉन्स फिर सही तरीके से न्यूरॉन्स कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसकी ड्यूटी जो है साथ वाले दूसरे न्यूरॉन्स उसको संभाल लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ये अब फालिज के केसेस देखते हैं ना, कुछ अरसे में उनको सपोर्ट के साथ चलाते हैं, फिर 3-4 महीने बाद आप देखें उसको वो खुद चलता आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज के थ्रू हम ब्रेन के न्यूरॉन्स को
उसको बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ जो न्यूरॉन्स हैं उससे अपनी ड्यूटी वो हम ले सकते हैं। और साथ मेडिसिन हम इसलिए चलाते हैं कि जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो वीक हो चुके हैं, जो कमज़ोर हो चुके हैं, ताकि वो मेडिसिन के साथ साथ हेल्दी हो जाएं। ठीक। उसकी अच्छा रिकवरी डॉक्टर मुझे ये बताएं, क्या ये तेजी आती है। जेनेटिक होता है कि मतलब एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे खानदान में अगर किसी को है तो इस तरह के बच्चे आते हैं? फैमिली में तो मोस्टली केसेस हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह कुछ लोग होते हैं अपने फैमिली से बाहर रिश्ते नहीं करते। ठीक, एक अब कॉलर अगर हमारे साथ है, कॉल पहले ले लें कॉल आप। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से चेक करना है, मुझे ना सीने में दर्द रहता है। नाम बता दीजिए कौन सा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मोहम्मद सदीक बात कर रहा हूँ गिलगित से। जी सदीक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, बिल्कुल जी ठीक जी ठाक। जी 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 सदीक साहब, अब जी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मेरे ना सीने में दर्द रहता है, मैंने डॉक्टरों वगैरह के टेस्ट वगैरह काफी करवाए, वो ठीक है टेस्ट। तो ठीक। डॉक्टर कहते हैं कि कास्टोकॉन्ड्राइटिस है। ठीक है। वो मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई डॉक्टर साहब मुझे एडवाइस कर दें। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या मसला है आपको? कास्टोकॉन्ड्राइटिस। ओके, ठीक, और ये कितने अरसे से पेन हो रहा है आपको? तकरीबन 9 महीने हो गए। 9 महीने। अभी खांसी 9 भी से। होती है आपको? जी सर। खांसी होती है इसके साथ आपको? खांसी वगैरह कुछ भी नहीं है सर, बलगम वगैरह कुछ भी नहीं आता। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये कितने अरसे से आपको ये तकलीफ है? ये 9 महीने से है। चले ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, वक्ती रिलीफ की दवाई बताता हूँ और कंप्लीट इलाज आपका हो सकता है। अपने रिपोर्ट्स आप मुझे भेजेंगे, ठीक है? थैंक यू, बहुत ओके, शुक्रिया। कॉल करने का शुक्रिया। कॉल करने का चेस्ट बहुत पेन शुक्रिया। की ना, अच्छा पहले मैं बता दूं कि आपका व्हाट्सएप नंबर, ताकि अगर ये वो बता रिपोर्ट दें, भेजना ओके। चाहें 0300-189-8933 0315346555 पे आप व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, ताकि वो देखकर आपको इसका सही ट्रीटमेंट बता सकें। जी डॉक्टर साहब। एक दवाई बताते हैं इनको, ब्रायोनिया नाम है उसका। ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में आप ले लें, ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में। इसके सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर आप पिया करें। इंशाल्लाह इसके साथ आपको दर्द की तकलीफ नहीं होगी और सीना आपका और ख़राब नहीं होगा। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह तो हैं वो मुझे भेज देंगे, तो उसके मुताबिक अगर फ़ोन पर ये ट्रीटेबल हो तो बता देंगे। अगर ना क्लिनिक आने वाला केस हो, क्योंकि कुछ केसेस होते हैं इसी तरह, जिस तरह सार्कोइडोसिस हो गया, इसमें लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, उसमें से पस फॉर्मेशन होती है, ठीक है? उसका इलाज टोटली फिर करवाते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड से करवाते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। और लाइलाज उसको भी कहते हैं कि ये कंप्लीट ठीक नहीं होता, सारी उम्र के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ठीक, वही ठीक, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमद याकूब जेलम से बात कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी उम्र 70 ईयर है। ठीक है। और मुझे वो ये हाथ का जो जिसको राशा कहते हैं, इसका कोई इलाज है? कोरिया, बिल्कुल इसका इलाज है ठीक। 100%। ठीक, तो दूसरा ये है कि ये कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? आप हमें जेलम से कॉल कर रहे हैं? जी मैं जेलम से कॉल कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में बैठते हैं और पेशावर में भी, लेकिन आपको इस्लामाबाद जो है वो ज्यादा नियर बाय में पड़ेगा। मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा। किस सेक्टर में बैठते हैं? G9 मरकज कराची कंपनी में। G9 कराची को। जी मैं अभी बताती हूँ। थैंक यू, कॉल करने का शुक्रिया, मैं बताती हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, अगर आप जुमे और हफ्ते को विजिट करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर माल 9 प्लाजा और G9 मरकज कराची कंपनी में। वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ पेशावर को पीर मंगल बुध में, बुध को अली मेडिकल पे बैठते हैं 3rd फ्लोर पे, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब का नंबर व्हाट्सएप आ रहा होगा, इस नंबर पे भी आप लोकेशन जो है वो मंगवा सकते हैं। लोकेशन जो है वो आपको डॉक्टर साहब के जो असिस्टेंट है वो भेज देंगे, आप वहाँ राबिता कर लें, ताकि आप अगर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो वो बहुत आजकल, क्योंकि डॉक्टर साहब ये आसान हो गया कि हम आपको पिन लोकेशन भेज देते हैं और लोग जो है वो पिन लोकेशन पे आ जाते हैं, तो ये एक सहूलत जो है वो डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब अब बताइए इनकी बीमारी का मसला। कोरिया का मसला था, इस तरह रेशा जिसमें लोगों के अक्सर जो है हाथ इस तरह से लरसते हैं, ठीक है? या पार्किंसंस डिजीज़ जो है उसमें भी इसी तरह का मसला होता है। या दूसरे अगर आप देखें, ये सारी जो बीमारियां हैं ये दिमाग के साथ लिंक होती हैं, ठीक है? आज जिस तरह ये वीडियो चला रहा था ये भी ब्रेन से है, इसी तरह ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का मसला है। डोपामीन
सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये ब्रेन के कुछ इस तरह के केमिकल्स हैं जो हमारी डेली रूटीन में हमें नॉर्मल रखती हैं। सही। अब अगर वहाँ पर मसला आएगा या दिमाग का जो बेसल गैंग्लिया है जो हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है, अगर बेसल गैंग्लिया में कोई मसला पैदा होता है तो फिर हमें इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो लाहक आती है। जिस तरह हमारे जो नॉर्मल टैक्स हैं, हमारा चलना फिरना है, वो मुतासर हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उसको वो लरसते हैं, चल फिर नहीं सकते, और कुछ लोग जो होते हैं वो लिख पढ़ नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं उसकी वजह से फिर उसका खाना मुतासर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये न्यूरोनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी ये होम्यो में ठीक हो जाती हैं, कम्प्लीटली ठीक हो जाती हैं। ठीक, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब मैंने देखा कि पूरी बॉडी में भी जो है ना उनकी शिवरिंग हो रही होती है, वो भी सेम प्रॉब्लम बिल्कुल होती है? असल में फिर वो देखने के बाद पता चलता है, क्योंकि एक पेशेंट को बिना देखे उसको डायग्नोस करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और मिस डायग्नोजिंग की वजह से बहुत सारी बीमारियां वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। सही। ठीक है ना, कुछ बीमारियां मिस डायग्नोजिंग की वजह से ख़राब हो जाती हैं। अक्सर केसेस में देखता हूँ पेशेंट मेरे पास आता है सोरियासिस का, मिसाल के तौर पर स्किन में उनको सोरियासिस की बीमारी लग गई है, और अगर वो डर्माटाइटिस की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है मिस डायग्नोजिंग की वजह से, तो उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि पेशेंट दिन ब दिन ख़राब होने की तरफ जा रहा बिल्कुल होता ठीक। है। वक्त होता है जी प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में एक छोटी सी ब्रेक का, साथ दीजिएगा। वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर सेहत और तंदुरुस्ती में। आप हमें कॉल करें 0514102251 पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं जो भी आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और हम हर प्रोग्राम में बताते हैं कि प्लीज़ खुद से डॉक्टर मत बने, गूगल पे जाके सर्च करने के बाद खुद से मेडिसिन मत लें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम जिस बीमारी के बारे में जान रहे होते हैं उसके साथ 2-3 और बीमारियां साथ में अटैक कर चुकी भी होती हैं। तो क्या आपने वो वाली मेडिसिन जो कि हम सेल्फ मेडिकेशन पे जा रहे होते हैं, क्या हमने ये मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी? समटाइम ऐसा होता है कि सेल्फ मेडिकेशन आप एक चीज़ करते हैं और उससे आपके कभी देखें कि लंग्स ख़राब हो जाते हैं, कभी कोई इश्यूज़ आपको अटैक कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इस तरह से भी अटैक करती हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोशिश करें कि डॉक्टर्स को विजिट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ये जो मैंने बात की है, अक्सर लोग कहते हैं जी सेल्फ मेडिकेशन की वजह से हमारे जो हैं वो गुर्दे फेल हो गए हैं। ये हो जाता है, ज़रूरी तो खैर नहीं हर बंदे के गुर्दे ख़राब हो जाए, और लेकिन ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स के शिकार ज़रूर होते हैं ना। ठीक अच्छा है, लेकिन ये कॉल के बाद पूछती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सलीम बात कर रहा हूँ तुरबेला से। मुरसलीन साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? तुरबेला से सलीम बोल रहा हूँ, सलीम, मोहम्मद सलीम। अच्छा सलीम बोल रहे हैं, ठीक हो गया। तो कैसे हैं सलीम साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर से बात करने कहाँ बैठता है, कहाँ? जी डॉक्टर साहब। कहते हैं ये कहाँ पर बैठते हैं? कहाँ आप बैठते तुरबेला हैं? से हैं तो अगर सवाबी इस्माइला आप विज़िट कर सकते हैं, तो इस्माइला में मैं इतवार के दिन बैठता हूँ, और जुम्मा हफ्ता में इस्लामाबाद में मेरी अवेलेबिलिटी होती है। जुम्मे को इस्माइला में बैठते हैं? नहीं, जुम्मे को इस्लामाबाद में, हफ्ते वाले दिन भी इस्लामाबाद में, और संडे जो है इतवार के दिन मैं अपने गांव इस्माइला में बैठता हूँ सुबह 9 बजे से मगरिब तक। अच्छा, तो इस्माइला में किधर है वो? डॉक्टर बुखार के साथ है या कहाँ है? आप मेरा नंबर नोट कर लें, मेरे असिस्टेंट आपको कंप्लीट समझा देंगे, एड्रेस सारा कुछ आपको समझा देंगे। ठीक है, वैसे कुछ पूछना चाहते हैं बताइए। ओके। मुझे मसला गुर्दे का है और दिल का है, शुगर है, मसले बहुत है, डॉक्टर को मिलके। ठीक है, इंशाल्लाह नंबर नोट करें, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर बता रही हूँ। थैंक यू कॉल करने का शुक्रिया। आप अब हमें टीवी स्क्रीन से देखें, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, हमारी स्क्रीन पर भी बार बार आ रहे होते हैं। 0300-189-8933, इसके अलावा 0315-346-4455 ये हमारा नंबर है, डॉक्टर साहब का नंबर है, मतलब कि आप इस पर कॉल करें और डॉक्टर साहब से आप जो है वो इतवार वाले दिन जो है वो डॉक्टर साहब से राबिता करें, और आप जो है वो इतवार वाले दिन डॉक्टर साहब को संडे को आप दिखा सकते हैं, ताकि आपके जो भी आपने मुझे बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, उसके अलावा आपको और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप डायबिटिक भी हैं, तो फिर उसके लिए आपका विजिट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब 4-5-6 बीमारियां अटैक कर रही होती है तो उसके लिए
विजिट करना जो है वो बहुत बिल्कुल, जरूरी होता बिल्कुल, है बिल्कुल। कि आप विजिट करें ताकि वो 4-5 बीमारियां कितने अरसे से चल रही हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब जान के ही और डॉक्टर साहब उसमें बता ये सकते भी हैं। हो जाता है ना, एक पेशेंट को हम समझाते भी हैं, परहेज से भी इंसान कंट्रोल हो सकता है, उसकी बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। 3-4 बीमारियों का एक साथ इलाज करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन होम्यो मेडिसिन इस तरह होती हैं, जब एक ऑर्गन का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स में जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उसके साथ साथ ख़त्म हो भी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी बात सही है कि विज़िट करने में ये होता है कि कंप्लीट पेशेंट को एक तो समझाया जाता है, उसके मुताबिक मेडिसिन शुरू की जाती है उनके लिए। ठीक हो गया। तो आज हमने पहला जो हमारा टॉपिक था जिस पे हमने बात की वो सीपी चाइल्ड थे, जिसके हवाले से हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन आपको बताई कि सीपी चाइल्ड जो होते हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और किस तरह से हम जो है वो सीपी चाइल्ड्स का ट्रीटमेंट करके उनको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, रजमत खान बोल रहा हूँ हरिपुर से जी। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ये डॉक्टर साहब से मैंने मशवरा करना था। मैंने 2-4-5 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया, मुझे कुछ यूरिन का मसला था, तो उसमें प्रोस्टेट 100 ग्राम आया है। 100 ग्राम। मैं नहीं चाहता कि मैं उसका ऑपरेशन कराऊं, इसकी कोई ऐसी मेडिसिन हो जो मुझे पता चल जाए और मैं वो इस्तेमाल करूं और खत्म हो जाए। आपका प्रोस्टेट जो है वो 100 ग्राम है, तो दवाई लेने से पहले आप एक टेस्ट जरूर कीजिएगा, उसको पीएसए टेस्ट है, एक टेस्ट जरूरी है। डॉक्टर साहब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। अल्ट्रासाउंड के साथ एक टेस्ट है वो आप करेंगे, क्योंकि प्रोस्टेट का साइज बहुत ज्यादा है। पीएसए का टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए। ये टेस्ट आप करें, वो भी आप साथ लेके आए और आप शो दें कि मैं इस पे बात करता हूं। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का हमारा सेकंड टॉपिक भी यही था और उस पर बाय चांस कॉल भी आ गई, तो अब हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि बेसिकली इसका मसला क्यों हो जाता है। असल में एक तो इस पेशेंट की बात को थोड़ी सी उनको बता दूं, वो फिर इस पे मैं डिटेल में बात करता हूं। इनका प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज होना चाहिए 25। ठीक है। एज के हिसाब से अगर एक पेशेंट का 30 भी आ जाए और उसको सिम्टम्स नहीं है, अलामात नहीं है, तो नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। ठीक। अब 20 to 30 देखें और फिर जाके 100, इनका 100 पे पहुंच गया है, तो अल्लाह ना करे इसमें कहीं मैलिग्नेंसी ना हुई हो। ठीक है, मैलिग्नेंसी कैंसर को कहते हैं। अब अगर एक पेशेंट का प्रोस्टेट लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसमें इंतहाई तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है, तो ये प्रोस्टेट जो है वो फिर कैंसर की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए इनको चाहिए कि ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट करें, ताकि ये डाउट हमारा भी ख़त्म हो जाए और ये टेंशन आपकी भी ख़त्म हो जाए कहीं कि मेरी बीमारी कैंसर की तरफ ना चली जाए। दूसरी प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट की बात है तो 100% हमारे पेशेंट जो है वो प्रोस्टेट के वो ठीक हो जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, अब सवाल मेरा ये कि ये मसला क्यों होता है? असल में प्रोस्टेट जो है ये सिर्फ मर्दों की बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये इसके मेन काजेटिव्स जो मेडिकल साइंस बताता है वो अननोन है। ठीक है, क्योंकि कोई ठोस इसका काज हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी वजह से ही प्रोस्टेट बढ़ता है। ठीक है, ठीक हो गया। रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि जब एक मर्द की उम्र 40 तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो 40 के बाद और 40 स्टार्ट होते ही इसकी साइज में ये बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि हर मेल जितने भी हैं उनको चाहिए कि 40 साल में खामखा अपना एक अल्ट्रासाउंड करें, ताकि अगर इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई है, इसका साइज बढ़ रहा है, ताकि फौरन से इसको मेडिसिन के थ्रू कवर कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि अक्सर केसेस इस तरह होते हैं कि उनको यूरिन की शिकायत हो जाती है। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है कि कुछ सिम्टम्स बनते हैं, कुछ अलामात बनते हैं, पेशेंट जो है बार बार वॉशरूम की तरफ जाता है। जैसे वो वॉशरूम, ये मेन इसका अलामत है। जब वो वॉशरूम जाता है तो वहां से यूरिन कंप्लीटली फ्लश नहीं होता, मुकम्मल पेशाब जो है वो खारिज नहीं होता, कुछ खारिज हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब पेशेंट वापस आ जाता है तो तकरीबन 1-2 मिनट बाद उनको दोबारा जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो फिर से वॉशरूम की तरफ जाता है, तो उसमें पेशेंट्स को ये शक रहता है कि मुझे कहीं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है, बिल्कुल उसका काज अलग होता है। फिर सेल्फ मेडिकेशन की जिस तरह हम हमेशा बात करती हैं
कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। लोग जो है यूटीआई की मेडिसिन लेना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज बिल्कुल, बट ये इन्फेक्शन नहीं होता। प्रोस्टेट की वजह से जो नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक का स्पेंक्टर है, जहां से पेशाब निकलता है, ये प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो स्पेंक्टर को उसको जो है इफेक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से फिर मसाना खाली नहीं होता, मसाने से छोटा पेशाब नहीं निकलता, तो उसकी वजह से रिटेंशन आती है और पेशेंट को बार बार जो है वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात करें? मानसेरा से। मानसेरा से कौन बात करे? अरशाद जी। इरशाद जी, कैसे हैं इरशाद साहब? मेरा एक बच्चा है जी। जी जी। उस पे झटके आते हैं, जिस तरह मिर्गी के झटके आते हैं, झटके आते हैं। ठीक, और कितने अरसे से आ रहे हैं? बच्चे की उम्र क्या है? उम्र तकरीबन 11 साल होगी। 4 साल से बाद आ रहे थे हम, दवाइयाँ दे रहे हैं हम। ठीक है, और क्या मेडिसिन दे रहे हैं? कोई मेडिसिन बता दें हमें। ओ इसकी खैर मेडिसिन पिवाल भी दे रहे हूँ, ये पिवाल टिग्राल देते हैं। ठीक, सही। तो अच्छा, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको प्रोग्राम में बताते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे ये बीमारी बहुत सारे लोगों के साथ होती है, तो क्या इसका भी मुकम्मल इलाज है कि ये खत्म हो जाए? एपिलेप्सी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। इनकी 11 साल बताइए। 11 साल, और पिछले 4 साल से ये पिछले 4 साल से हैं। और अगर ये मैं आपको बता दूं, यही एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन जो हैं या वो एंटी फिट्स जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये अगर ये सारी ज़िंदगी भी इस्तेमाल करें, इनके फिट्स ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है अच्छा। ना। इनके सीजर्स या इनकी जो एपिलिप्सी है, सीजर्स कम उम्र के लिए होती हैं, ठीक, एपिलिप्सी जो है उसकी ख़त्म नहीं हो सकती। इस तरह की बीमारियों का है होम्यो में इलाज, ठीक है, होम्योपैथिक में ये कंप्लीट ठीक हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये दवाइयों का नाम इन्होंने जो बता दिए, या मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2-3 किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। एपिलिप्सी में ये होता है कि ब्रेन के जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं, यानी वो सर्किट जो वजूद को जितनी करंट की ज़रूरत होती है, वो करंट वजूद के लिए वो प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो है वो चैनल को स्टॉप कर लेती है। ठीक। इस मसले में, ये बीमारी में ये मसला हो जाता है कि वो सर्किट जो है वो डायरेक्ट हो जाता है, वो अपने न्यूरॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, एकदम से पूरा करंट जो है वो बॉडी में चला जाता है इससे। तो इसके बाद फिर फिट्स आते हैं, बंदा गिर जाता है, कुछ लोगों के जो है आंखें जो हैं उसमें से वाइट नज़र आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कंप्लीट स्टिप हो जाते हैं, ठीक है, या एटोनिक हो जाते हैं, मुख्तलिफ इसके टाइप्स हैं। तो अब जो मेडिसिन ये कह रहा है, ये मेडिसिन दिमाग के उस खराबी को कवर नहीं करता, ये सिर्फ ब्रेन में से उस सर्किट्स में उस करंट को कंट्रोल करता है बस। तो अब सारी जिंदगी करंट को कंट्रोल करने की दवाइयाँ जब एक पेशेंट लेता है तो इसके साथ साथ दिमागी कमजोरी आती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये करते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन के, वो खुद इस काबिल हो जाएं कि एक बॉडी को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका इलाज करते हैं। थोड़ा सा लेंथी टाइम ये लेता है, ये ट्रीटमेंट 1 साल 1.5 साल का इसमें इलाज चलता है, और एपिलेप्सी के जितने भी पेशेंट्स हैं वो एक सेफ तरीके से रिकवर हो जाते हैं। मतलब कि 1.5 साल के बाद जो है वो इसका काफी हद तक इसका बिल्कुल कम एज वाले तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक मुश्किल ये होता है कि मेडिसिन बंद नहीं करवा सकते डायरेक्ट। अब अगर वही झटकों की दवाइयाँ एकदम से हम बंद करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फिट्स आते हैं बच्चों को या लोगों को, तो इससे और नुकसानात बनते हैं। तो इसलिए हम साथ साथ वो दवाइयाँ भी चलाते हैं 5-6 महीने तक, और अपनी दवाइयाँ भी चलाते हैं। फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता हम कम करते हैं, फिर अल्टरनेटिव डे, और फिर जो है जब फिट्स आते हैं हस्बे ज़रूरत, इस तरीके से हम बंद करवाते हैं। ठीक, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुजर खान से बात कर रही हूँ। मैंने मेरे बच्चे की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मेरा बच्चा जो है वो स्पेशल है, रहनी तो हर वक्त जो है ना ये बातें करता रहता अकेले में, तो मैंने वो थोड़ा सा दिमाग भी छोटा है। ठीक है, और ये कितने साल का है? तकरीबन 17 साल का है। 10 साल का। और कब से इसको ये प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको कब से पता चला कि ये स्पेशल चाइल्ड है? ये तकरीबन 5 साल का था जब मुझे पता चला था, लेकिन मैंने इसको दवाइयाँ भी लेके गई थी इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा कि मतलब ज्यादा डॉक्टर का नहीं दिखाना क्योंकि कोई मसला ना बन जाए। और बच्चा किस हालत में है? ये सीपी बच्चा है?
जी नहीं, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और ये तीसरे नंबर वाला बच्चा है। नहीं, ये सेरेब्रल पाल्सी का है, चल फिर नहीं सकता या कि आर्टिस्टिक है? नहीं डॉक्टर साहब चल फिर सकता है लेकिन वो दिमाग से बोलता भी नहीं है और कमजोर है, दिमाग की कमजोरी इस बहुत तरह ज्यादा है। करें, ऐसे बच्चों पे तो मैंने बात की भी है, ये ठीक हो जाते हैं मेडिसिन के साथ। अपने बच्चे की एक वीडियो क्लिप बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें, और दिमाग की अगर आप लोगों ने सीटी स्कैन या एमआरआई करवाई है वो मुझे भेज दें, और अगर ईईजी आप लोगों ने करवाई है तो ये 3 रिपोर्टें या 2 रिपोर्टें जो हैं ये मुझे व्हाट्सएप कर दें, फिर आपको मशवरा देंगे। ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं मेडिसिन के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। इसका हम जवाब लेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वक्त होता है जी ब्रेक का। सेहत और तंदुरुस्ती में साथ दीजिएगा। अरे जी, वेलकम बैक। सेहत और तंदुरुस्ती में बात कर रहे थे हम, अभी कॉल आई उसके हवाले से, जो कि एक बच्चा है और उन्होंने कहा कि सीपी चाइल्ड है कि नहीं वो तो आप बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन कि वो बच्चा जो है वो उन्हें लगता है कि दिमागी तौर पर कमज़ोर है। तो डॉक्टर साहब, जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनका आप क्या कहेंगे? ये वही सेम कंडीशन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे? वो हो भी सकता है, लेकिन इसके अलावा भी हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो लेट बोलते हैं। वो बच्चे होते हैं जो लेट चलना सीखते हैं। ठीक। कुछ बच्चे होते हैं वो स्टैमरिंग की शिकायत उनको होती है, जो एक यानी अल्फाज की वो सीक्वेंस उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, वो रुक जाते हैं बीच में से। और मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं। इन सब का जिस तरह लेट वो चलना सीखते हैं, लोग कहते हैं जी ये कमज़ोर है, इसके पट्टे कमज़ोर हैं और इसको ताकत के खुराक दे दें, ये वो ना। तो ये इस तरह होता है कि इन सब की ब्रेन की एरियाज हैं। जिस तरह कुछ लोग देर से बोलना सीखते हैं, अब इसकी 2 मेन एरियाज हैं दिमाग में। एक को ब्रोकास एरिया कहते हैं और दूसरे को वर्निक्स एरिया कहते हैं। ठीक हो गया। अब इन दोनों में किसी में भी कमज़ोरी होगी, किसी एरिया में भी कमज़ोरी होगी, तो बच्चा या स्टैमरिंग का शिकार होगा या वो अपने नॉर्मल एज के हिसाब से वो बोलना जो है वो देर से सीखेगा। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दवाइयों की मुख्ताज होती हैं। कुछ बच्चे बाद में मैंने इस तरह के भी देखे हैं 3-4 साल के हो जाते हैं, वो बोलते नहीं हैं। लोग कहते हैं जी हमारी फैमिली में बहुत लेट से बोलते हैं। अब कॉल ले लूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद रफीक मुजफ्फर। जी रफीक साहब, क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? रफीक साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज, या टीवी से दूर चले जाइए। जी मैं और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू रफीक साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोबारा कॉल करें हमें और कोशिश कीजिएगा कि इस दफ़ा आप टीवी के वॉल्यूम से दूर हो जाएं ताकि आप हमसे बात कर सकें। अगर आप टीवी से मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे और अपनी भी आवाज़ सुनेंगे तो फिर आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। तो बात कर रहे थे कि लेट से मतलब लेट समझना, लेट बातों को सीखना, लेट चलना दवाइयों की मुख्ताज होती हैं। होम्योपैथिक में एक दवाई है ब्रेटाकार्ब, उसका नाम है। ठीक है। ब्रेटाकार्ब बच्चों की दवाई है और बूढ़ों की दवाई है, यानी 60 ईयर्स जिनकी एज होती है उसके बाद जिनको बीमारियां वगैरह लाहक होती हैं इनकी बीमारी वो इनकी दवाई है। तो ब्रेटाकार्ब, जलसीमियम या एनाकार्डियम कुछ इस तरह की मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो हम चला लेते हैं 5-6 महीने तक, और ऐसे मसले मसाइल जो है उसमें ठीक हो जाते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मतलब इसका इलाज है। उसके लिए आप डॉक्टर साहब को जो है वो बच्चे की एक छोटी सी वीडियो बना के व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप नंबर है 0300189893 0315346445, क्योंकि आपने जितनी बात हमें समझाई उससे सही से अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसके साथ अगर आपने उसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हुई हैं तो वो भी आप साथ साथ जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए डॉक्टर साहब को, ताकि वो रिपोर्ट्स देखकर और उनकी जो वीडियो है वो देखकर अंदाज़ा कर सकें कि बेसिकली जो आपका बेबी है उसका एग्जैक्ट जो है वो इशू क्या है और उसको किस तरह से जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और मेन मसला यही है कि ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंसान जितना आप ट्रीटमेंट कराएंगे उतनी ही जल्दी आप सेहत याब होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एक और बात बताएं कि अक्सर मैंने सुना है कि एलोपैथिक में क्या इसका इलाज है? वैसे अक्सर वहाँ तो डॉक्टर ये कहते हैं कि जितने भी ब्रेन के पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन मत खिलाएं, बस ठीक है ये वक्त वो उसमें जो कि ताकत की दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्स वो दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है इसके कोई सिरप पिला दें या मेडिसिन खिला दें, उससे ये जो है वो ठीक हो जाएंगे। असल में
यही तो मैं बताता हूँ। वो कहते हैं ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, बच्चे नहीं रहते, वो 12 साल 15 साल की उम्र में चले जाते हैं, खुद से ठीक नहीं होते। बीमारियाँ जो हैं वो उम्र के हिसाब से कुछ कम बीमारियां हैं जो एज के हिसाब से ठीक हो जाती है, नहीं तो मसले जो हैं वो रह जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी बीमारी आती है ठीक ठाक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिजियो इसमें जो है बेहतरीन करामत साबित होती है, फिजियो इसमें से करवाना चाहिए, होम्यो मेडिसिन इसको खिलाने चाहिए। ठीक है, इसमें ये ठीक हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर। ठीक, जो जैसे मैंने कहा कि एलोपैथी में इसको सिर्फ सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं। बिल्कुल, उधर नहीं है असल में ना इसका इलाज, उधर मेडिसिन इस तरह के नहीं है कि जिसमें से दिमाग की वो खुलिये जो कमज़ोर हैं या ब्रेन का वो हिस्सा जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसी दवाइयाँ नहीं है उसमें से कि उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। 051410251 पे आप हमें कॉल करें। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब के जो राब्ते का नंबर है वो 0300-189-8933 है, और उसके अलावा आप डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करेंगे 0315346455 पे। इस्लामाबाद को में डॉक्टर साहब जुम्मे और हफ्ते को बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर मॉल 9 प्लाजा G9 मरकज कराची कंपनी में, ताकि आप जुम्मे और हफ्ते को डॉक्टर साहब को जो है वो क्लिनिक में विजिट करके दिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं उज़ैर बात कर रहा हूँ जहाँ पंजाब से। जी उज़ैर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैडम मेरा मसला ये है, मेरे दोनों बाजू शदीद सुन्न हो जाते हैं, उनमें पेन होती है बहुत ज्यादा। ठीक, और कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? सर जी मेडिसिन चल रही है, कभी कौन से डॉक्टर के पास कभी कौन से डॉक्टर के पास, मैं ठीक नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा आराम आ जाता है। अच्छा, हाथों के नमनेस का मैं आपको बताता हूँ, एक दवाई बताऊंगा वो आप नोट करें, और आपके बीमारी पे मैं बात करता हूँ कि क्या इसकी वजह हो सकती है, क्यों आपको ये तकलीफ है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के कंप्लीट जो है वो हाथ सुन हो जाते हैं, कुछ लोगों की फिंगर्स उंगलियां सुन हो जाती हैं। अब जिनकी सिर्फ उंगलियां सुन होती हैं, अक्सर उनको CTS का मसला होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम का। रिस्ट में जहां पर ये कार्पल टनल जो है, इसमें से कभी कभी रगों पर कंप्रेशन आ जाती है जिसकी वजह से सुनपन होता है। कुछ लोगों के सर्वाइकल रीजन में मसला आ जाता है, गर्दन में। उसके बाद जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या अगर सर्वाइकल डिजेनरेशन शुरू हो जाए, या कुछ लोग एक्सीडेंट के बाद जिसमें इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, जिसमें से जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ को कंट्रोल करने की जो रगें हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उस पर प्रेशर आ जाता है, उसके बाद भी ये मसले आते हैं। कास्टिकम इसकी दवाई है, कास्टिकम 30 पोटेंसी में, और ये इम्पोर्टेड ले ले अपनी, और सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें, इससे आपको वक्ती रिलीफ आएगा। बाकी कंप्लीट इलाज जो है वो डायग्नोज होने के बाद आपका शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे उसके साथ साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना देर से गुजरता है कि हम चाहते हैं कि और अभी डिस्कशन कर सकें, लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा होता। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और कॉल्स करने का शुक्रिया। उसके साथ साथ आपके मसाइल के लिए हम यहाँ बैठते हैं ताकि आपको पता चल सके जो आपकी बीमारी है उसका इलाज मुमकिन है। इसलिए ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपना इलाज कराएं। ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।